हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वायरल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैंने 3 सेट बता चुका हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का 3 जो सेट बता चुका हूँ, ये चौथा सेट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन चारों सेट को देख लेते हैं तो आप ये समझिए कि 95% आप हिंदी में पा जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पेपर का कोड है 302 JM। हिंदी 3 घंटे 15 मिनट का है, आपको समय मिलेगा इसमें। और ये भी आपका पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। चलिए देखते हैं खंड का में पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला का क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए मातृभूमि, ऑप्शन बी शेष स्मृतियाँ, ऑप्शन सी विचार प्रवाह, ऑप्शन डी रस मीमांसा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, मातृभूमि। अगला क्वेश्चन है खा, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन डी राधा चरण गोस्वामी। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बाल कृष्ण भट्ट इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं। इसमें ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सुदर्शन। इसके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गहा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल ही पूछा ही जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है आत्मकथा की, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी संस्मरण की, ऑप्शन डी रिपोर्टाज की। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, आत्मकथा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। जिसमें है ऑप्शन ए है पुनर्नवा, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी रानी नागफनी की कहानी, ऑप्शन डी सुखदा। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, रानी नागफनी की कहानी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, रीत काल की प्रमुख विशेषता नहीं है। रीत काल की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें ऑप्शन ए प्रकृति चित्रण, ऑप्शन बी ईश्वर वंदना, ऑप्शन सी युद्धों का सजीव वर्णन, ऑप्शन डी मुक्त काव्य रचना। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ईश्वर वंदना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ऑप्शन ए हुंकार, ऑप्शन बी रसमरथी, ऑप्शन सी चित्राधार, ऑप्शन डी रेणुका। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, चित्राधार इसका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, यामा रचना है। यामा रचना है। इसमें ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी अज्ञे की, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत की। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के चारण काल नाम दिया है। चारण काल नाम दिया है। इसमें ऑप्शन ए राहुल संकृत्यान, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र ने।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसके राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। चलिए अब आपको अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका गद्यांश का है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 2 गुणे 5 यानी 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 10 नंबर का होगा। देखिए इसमें एक पंक्ति दिया है, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य नई शक्ति पाई है। ये पंक्ति दिया गया और इसी पंक्ति से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप तथा सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य की जीने की इच्छा प्रबल दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई? मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई? तो इसका जो उत्तर है मनुष्य ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप से किए गए संघर्षों से पाई। मनुष्य ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप से किए गए संघर्षों से पाई। अगला क्वेश्चन है धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है धर्माचारों किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाले और विश्वासों किसी मनुष्य के प्रति निश्चित धारणा रखना। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो भी रेखांकित अंश है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी का क्या करना है? व्याख्या करना है। देखिए इसका व्याख्या है लेखक ने मनुष्य के जीवन के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका है वह बड़ा ही ममताहीन, निष्ठुर, कठोरतापूर्ण किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। इसका उत्तर है उपयुक्त गद्यांश अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर आप इतना कर दे रहे हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पद्यांश से है, सेम वैसे ही करना है इसको भी। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 2 गुणे 5 यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पंक्ति दिया है निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, झूमे हुए इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय, वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। देखिए ये पंक्ति दिया गया है और इस पंक्ति के अकॉर्डिंग जो है यहाँ क्वेश्चन भी दिए होंगे और उसकी का हल आपको करना होता है। देखिए इस पंक्ति का एक पूरी पंक्ति का क्या है यहाँ पर अनुवाद है। निरख सखी एक खंजन आए, कवित्री अपनी सखी से कह रही है कि देखो मोर आ गए हैं। दूसरी पंक्ति में
फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भय भाए। मोर अपनी आंखों से इधर उधर देख रहे हैं और उनका यह रूप कवित्री को बहुत भा रहा है। तीसरी पंक्ति है, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। मोर के शरीर से निकलने वाली चमक कवित्री के मन को मोहित कर रही है। चौथी पंक्ति, घूमे हुए इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। मोर इधर उधर घूम रहे हैं और हंस आसमान में उड़ रहे हैं। पांचवी पंक्ति, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। ऐसा लग रहा है कि मोर आज इस इंसान कवित्री पर ध्यान दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। छठी पंक्ति है, फूल उठे हैं कमल, अधर से यह बंदूक सुहाए। यानी कमल के फूल खिल गए हैं और मोर का चोंच बहुत सुंदर लग रहा है। सातवीं और आठवीं पंक्ति क्या कहती है, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। कवित्री शरद ऋतु का स्वागत करती है और कहती है कि वह बहुत भाग्यशाली है, उसे शरद ऋतु के दर्शन हुए हैं। वह आकाश से बरसाती हुई बूंदों को मोती मानकर उन्हें अर्पित कर रही है। ये आपका जो पंक्ति था उसका जो है पूरा का पूरा अनुवाद था। अब मैं आपको इससे जुड़े जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गीत में कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत गीत में उर्मिला शरद ऋतु से अपने मन की आप बीती कह रही है। दूसरा क्वेश्चन है, गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है, गीत में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, अधर से में कौन सा अलंकार है? तो अधर से में उपमेय उपमा अलंकार है। अब अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश का भावार्थ क्या है? तो रेखांकित अंश में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही है कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती तुम पर न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत पर आंसू रूपी असंख्य अर्घ्य लेकर उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित गीत शीर्षक से उद्धृत है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का कहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, टोटल आपका 3+2 अर्थात 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए, इसमें 3 लोगों का जीवन परिचय उल्लेख साहित्यिक परिचय दिए, 3 लोगों का नाम दिया है, जिसमें से एक लोगों का लिखना है। पहला है वासुदेव सरल अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इनमें से एक लोगों का लिखना है और एक लोगों का अगर आप लिख देते हैं तो आपको जो 5 नंबर पूरा मिल जाता है। चलिए हम लिखते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के वेल्लोर जिले के बत्तुलीपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया था। साहित्यिक परिचय। आहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी
हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। इन्होंने हिंदी भाषाओं के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। वे आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे। इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए। हिंदी में हिंदी भाषी न होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा। कृतियाँ: प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के प्रकाशित ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ, बेलगू दारुल तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और 3 + 2 यानी 5 नंबर का टोटल का क्वेश्चन है। इसमें पहला जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा सुमित्रानंदन पंत का। तो इनमें से केवल एक करना है, तो मैं कर रहा हूँ इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण उन्हें बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1947 में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: नाटक प्रद्युमन विजय तथा रुक्मिणी परिणय, उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिखिला फूल, काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास, रस कलश, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। चलिए अगला आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। बहादुर कहानी का उद्देश्य: हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्मकथात्मक है, जो मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति ऊंच नीच के भेद के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और
दिखावे की शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। लेखक ने निम्न वर्ग की वास्तविकता का परिचय दिया है और उसके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत किया है। बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति का भूखा है, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए पर पछतावा करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाना है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा से सब 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हर जिले में अलग अलग खंड काव्य आता है, तो आप अपने विषयाचार्य से पूछ लीजिए आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। चलिए, अथवा सरल कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा रश्मिरथी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथा सागर अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। त्यागपति खंड काव्य का कथासार लिखिए, अथवा त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा आलोक विरित खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर लिखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य की नायिका का श्रेय हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री को है। वह हर्षवर्धन की प्रिय माता पिता के दुलारी तथा कन्नौज के राजा गृहवर्मन की पत्नी है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। परिवार की प्रिय, हेडिंग है परिवार की प्रिय। थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की प्राण प्रिय पुत्री राजश्री राजवर्धन और हर्षवर्धन के प्राणों की ज्योति है। कन्नौज के राजा गृहवर्मन से उसका विवाह होता है, परंतु वह अल्पकाल में ही विधवा हो जाती है। अगला हेडिंग है नारीत्व गुणों से भरपूर। राजश्री में आदर्श नारी के समस्त गुण विद्यमान हैं। वह युवावस्था में ही विधवा हो जाती है तथा बंगाल के गौड़पति शशांक द्वारा बंदी बना ली जाती है, किंतु कारागार से भागने में सफल हो जाती है। वन में भटकती राजश्री जब आत्मदाह को उद्धत हो चिता में कूदने जाती है तो वह भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा ली जाती है और दिवाकर मित्र द्वारा समझाए जाने पर सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर देती है। हर्ष द्वारा राज्य समर्पित किए जाने पर वह स्वीकार नहीं करती, बल्कि हर्ष के साथ राज्य का सह संचालन करती है। अगला हेडिंग है देशभक्ति एवं जन सेविका। वैधव्य के बाद राजश्री अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण और सेवा में समर्पित कर देती है। देश प्रेम के कारण संन्यास लेने का विचार त्यागने वाली राजश्री हर्ष के साथ समाज सेवा में लगी रहती है। अगला हेडिंग है करुणा की साकार प्रतिमा। राजश्री ने माता पिता की मृत्यु, पति और बड़े भाई की हत्या और राज छीन जाने पर बंदी जीवन का स्वीकार किया, किंतु कारागार से भागने से लेकर हर्षवर्धन से मिलने तक के काल ने उसे करुणा से भर दिया था। अपने भाई से मिलने पर उसकी कारुणिक स्थिति खंड काव्य का सर्वाधिक मार्मिक स्थल है। अगला हेडिंग है सुशिक्षिता एवं ज्ञानमयी। धर्म संपन्न राजश्री शास्त्र तथा धर्म की जानकार थी। जब आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए उसे
उसे मानव कल्याण की कार्य में लगने का उपदेश देते हैं, तब राजश्री इसे स्वीकार कर लेती हैं और आचार्य की आज्ञा का पूर्ण परिपालन करती है। इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके पातिव्रत, धर्म, देश धर्म, करुणा और कर्तव्य निष्ठा के आदर्श निश्चय ही अनुकरणीय हैं। देखिए अब आ गया खंड खा। खंड खा में 8वां क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 7 नंबर का है। चलिए इसमें लिखा है, तथा कदाचित द्वारपाल आज्ञात महाराजम भोजम प्राह देव कौपिना वासेशो विद्वान द्वारी वर्तते इत राजा प्रवेश इत प्राय तथा प्रविष्ठा कविः भोजमा वालोक अध में दरिद्रनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाणु मुमोच। इसका जो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ भाज्यो सुदारियम से उद्धृत है। अनुवाद इसका, तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसकी तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 7 नंबर का है। पंक्ति दिया है, सहसा विद्धित न क्रियाम विवेका परमा पदम विरुणुते ही विमृश कारणम गुणे लुब्धा स्वाद्यमेव संपदा वर्जादपि कठोराणु मृदूनि कुसुमादपि लोकत्रणाम चेतास को नु विज्ञातुम अर्हति। ये पंक्ति दिया है। इसका पंक्ति का उत्तर लिखेंगे हम लोग। संदर्भ प्रस्तुत यहाँ देखिए गलती से जो है पद्यांश था, ये वो यहाँ गद्यांश लिख उठा है, तो यहाँ पे आप पद्यांश कर दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाष रत्नान पाठ से उद्धृत है और इसका अनुवाद है, बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां स्वयं वर्ण करती हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही फलीभूत होता है। अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम अहितकर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपका 2 नंबर का है। पहला, मुख में राम बगल में छुरी। इसका जो मुख में राम बगल में छुरी, इसका जो अर्थ है कपटपूर्ण व्यवहार करना और वाक्य प्रयोग है, राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। यह तो वही बात हुई, मुख में राम बगल में छुरी। अगला है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका जो अर्थ है प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। वाक्य प्रयोग, लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और विद्वता बचपन में ही दिख गई थी। होनहार बिरवान के होत चिकने पात वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। अगला है, अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग, प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगला है, दाल में काला होना। दाल में काला होना मतलब संदेह होना, इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग है, नकलची छात्रों को देखकर ही यह लगने लगता है कि दाल में कुछ काला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। संधि विच्छेद और विभक्ति एवं वचन के स्थान पर सिलेबस में नया जुड़ा है। ये चीज जो है सिलेबस में नया जुड़ा है, किसके स्थान पे? संधि विच्छेद और विभक्ति एवं वचन के स्थान पर। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का है।
चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जो आप पठित गद्यांश आपका मिलेगा, आपको उसी में से ढूंढ के ही उत्तर लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए। 11वां का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये भी 1+1 यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है भवन भुवन, ऑप्शन ए सृष्टि और घर, ऑप्शन बी है मकान और संसार, ऑप्शन सी है अपना और पराया, ऑप्शन डी है जीव और ईश्वर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, मकान और संसार। दूसरा है सुत सूत, ऑप्शन ए है सोना और जगाना, ऑप्शन बी है विद्या और अविद्या, ऑप्शन सी है पुत्र और धागा, ऑप्शन डी है खाना और पीना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, पुत्र और धागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। जैसे पहला है जनक, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला और जनक का मतलब होता है राजा। कनक मतलब सोना और धतूरा। स्नेह मतलब प्यार और चिकनाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है जिसकी कोई उपमा ना हो, ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी विरूपम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, अनुपम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 100 वर्ष का समय, ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी दशाब्दी, ऑप्शन सी आब्दी, ऑप्शन सी सहस्त्राब्दी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपका 2 नंबर का है। लिखा पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ। इसका सही होगा पुरानी बातों को भूल जाओ। दूसरा है केवल 100 रुपये मात्र की बात थी। इसका उत्तर लिख रहा है केवल 100 रुपये की बात थी। दूसरा है वह मुझे अपना शत्रुता समझता है। इसका हो जाएगा वह मुझे अपना शत्रु समझता है। चौथा है अब चल लेना चाहिए। इसमें उत्तर इसका होगा अब चलना चाहिए। चलिए अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का है वीर रस अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है हास्य रस। जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है वहाँ हास्य रस होता है। इसका अस्थायी भाव हंसी है। उदाहरण पुनि पुनि उकसाही अरु अकुलाही देख दशा हरगन मुस्काही। ये इसका जो उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर खड़ा है रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह वास्तविक वस्तु ही है जबकि वास्तव में वह वस्तु होती नहीं, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर उसको ही हुआ शुक्र मौन है सोचता है अन्य सुख यह है शुक्र यह कौन है। अगला क्वेश्चन है इनका दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। उत्तर रोला यह एक सममात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। 11वीं व 13वीं मात्राओं पर यत अर्थात विराम होता है। देखिए इसका उदाहरण है कोई पापी पंचत्व प्राप्त सुन जग जम गण धावत बने बने बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै ताक ताक लोत तिरपथमा के तट लावत 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। अगला क्वेश्चन परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे लिखेंगे। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी कार्यालय वाराणसी, विषय बिजली की कटौती से होने वाली परेशानी के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सेवा में शमनीय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में आगामी परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती की समस्या
की ओर दिलाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाएं छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन दिनों छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। लगातार बिजली कटौती से छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है और वे अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप परीक्षा के दौरान हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती न करने के निर्देश देने का कष्ट करें। यदि किसी कारणवश बिजली कटौती करना आवश्यक हो तो कृपया इसकी सूचना पहले से ही दे दी जाए ताकि छात्र अपनी तैयारी के अनुसार समय का प्रबंधन कर सके। आपकी इस सहायता से छात्रों को परीक्षा एवं बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। यहाँ दे देंगे दिनांक और यहाँ धन्यवाद बहुत ही इस तरह से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण, नैतिक शिक्षा का महत्व, खेलकूद का महत्व, सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान। जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध। प्रस्तावना। जनसंख्या एक जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। भारत में जनसंख्या सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में से निरक्षरता, गरीबी, जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में लोग नहीं जानते। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले स्रोत। किसी भी क्षेत्र में आबादी की घनत्व की गणना उस क्षेत्र की कुल संख्या को लोगों द्वारा विभाजित करके ही जाती है। कई कारणों से जनसंख्या का घनत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। कुछ कारक जो किसी क्षेत्र में आबादी की घनत्व को प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला हेडिंग है जलवायु। अत्यंत गर्म या ठंडे मौसम वाले स्थान बहुत कम आबादी के हैं। दूसरी ओर जिन स्थानों पर लोग मध्यम जलवायु का आनंद लेते हैं वे घनी आबादी वाले हैं। अगला हेडिंग है साधन। तेल, लकड़ी, कोयले जैसे संसाधनों की अच्छी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में आबादी घनी है। यहाँ जहाँ इन बुनियादी संसाधनों की कमी है वे क्षेत्र कम आबादी वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक। मुंबई पुणे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या घनत्व की तीव्र वृद्धि की है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। छोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय, पथरीला एवं ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र रहता रहा है। वर्षा एवं वनों से आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहते आया है। यह आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से एक गिना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। जनसंख्या नियंत्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष था। 1 वर्ष या उससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त में हुआ निर्जलीकरण है। दुनिया भर में माताओं को नमक और चीनी के घोल के बारे में दी गई जानकारी की वजह से शिशुओं के निर्जलीकरण से मरने की दर में और कमी दर्ज की गई। शिशु मृत्यु दर को कम करना जिससे लोगों का डर बच्चों के ना बचने का कम हो और वे अनावश्यक बच्चे ना पैदा करें। 2 बच्चों के मापदंड को अपनाना। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी युवा पीढ़ी को इस बात पर गौर करनी चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। तीसरा, बाल विवाह पर नियंत्रण। बाल विवाह पर नियंत्रण से जनसंख्या भी नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि छोटी उम्र में विवाह के उपरांत बालक और बालिका की बुद्धि का उचित विकास नहीं हो पाता और वह अपनी उचित
और अनिश्चित वस्तु की उपयोगिता को समझ नहीं पाते, अतः बाल विवाह पर नियंत्रण आवश्यक है। चौथा, परिवार नियोजन। जन्म नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। जन्म नियंत्रण विधियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जाता है। उपसंहार, आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमित रूप से उपाय किए जा रहे हैं। अलग अलग माध्यम का प्रयोग करके भारत की जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन, प्रचार पत्र, अखबार, रेडियो विज्ञापन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर का सॉल्यूशन। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको चाहिए ऐसे ही और ही विषय का वीडियो तो आप वीडियो में जाकर कमेंट कीजिए, हम आपको सारे विषय का सलूशन मॉडल पेपर का, इम्पॉर्टेंट पेपर का सलूशन करवाते रहेंगे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।